दोस्तों, लड़के की दर्द भरी कहानी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के राह बताए जा रहे थे, जो उस सफल लड़के ने बताया था। आज का विषय है जो लड़के ने बताया, कल्पना की आश्चर्यजनक शक्ति। अपने काल्पनिक कैबिनेट के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका उस अनुरूप बदलता रहा है जिस अनुरूप में किसी खास किस्म के चरित्र के गुणों को उस वक्त हासिल करने में अधिक रुचि रखता हूँ। मैंने बहुत कष्ट और मेहनत से उनके जीवन के रिकॉर्ड का अध्ययन किया। कई महीनों के रात्रिकालीन श्रम के बाद मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह काल्पनिक पात्र स्पष्ट रूप से वास्तविक बन गए। इन 9 व्यक्तियों में से हर एक ने अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की, जिसने मुझे आश्चर्य हुआ। उदाहरण के तौर पर लिंकन ने हमेशा देरी की आदत विकसित की, फिर भी गंभीर परेड में चारों तरफ घूमने की आदत। वे हमेशा अपने चेहरे पर संजीदगी का भाव ओढ़े रहते थे। शायद ही कभी मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा हो। यह दूसरों के बारे में सच नहीं है। बर्बैंक और पेन अक्सर ऐसे वाक द्वंद्व में उलझ जाते थे जिनसे कैबिनेट के बाकी सदस्यों को आघात पहुंचता था। एक मौके पर बर्बैंक देरी से आया। जब वह आया तो वह उत्साह के मारे रोमांचित था और उसने बताया कि उसे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि वह एक प्रयोग कर रहा था जिसके द्वारा उसे आशा थी कि वह किसी भी पेड़ पर सेब फल उगा सकता है। पेन ने उसे फटकारते हुए याद दिलाया कि सेब फल के कारण ही पुरुष और स्त्री के बीच की समस्या शुरू हुई थी। डार्विन जोर से हंसे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जंगल में सेब फल इकट्ठे करने जाते समय पेन को छोटे सर्पों के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उनकी यह आदत होती है कि बड़े होकर वे बड़े सर्प बन जाते हैं। इमर्सन ने कहा, सर्प नहीं तो सेब फल नहीं, और नेपोलियन का कहना था, सेब फल नहीं तो राज्य नहीं। यह बैठकें इतनी यथार्थवादी हो चली कि मैं उनके परिणामों से भयभीत होने लगा और मैंने उन्हें कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया। यह अनुभव इतने अजीब थे कि मैं डर रहा था कि अगर मैंने उन्हें जारी रखा तो मैं इस तथ्य को भुला दूंगा कि यह बैठकें पूरी तरह मेरी कल्पना में हो रही थी। यह पहली बार है जब मैंने इस बात का जिक्र करने का साहस किया है। अब तक मैं इस विषय पर चुप ही रहा, क्योंकि मैं अपने खुद के नज़रिए से जानता था कि अगर मैंने अपने असामान्य अनुभव का वर्णन किया तो मुझे गलत समझा जाएगा। अब मैं बहादुरी के साथ अपने अनुभव को छपे हुए पृष्ठ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इस बात से कम फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, जबकि पहले मुझे इस बात से अधिक फर्क पड़ता था। मुझे गलत न समझा जाए, इससे मैं यहाँ पर बहुत अधिक जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि मैं अब भी अपने कैबिनेट बैठकों को पूरी तरह से काल्पनिक मानता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि भले ही मेरी कैबिनेट के सदस्य पूरी तरह काल्पनिक हों और बैठकें केवल मेरी कल्पना में हो रही हों, परंतु उनकी वजह से मेरे सामने रोमांच की सुखद राहें खुल गई। मेरे रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और ईमानदार विचार की अभिव्यक्ति का मेरा साहस बढ़ा। दूसरी बात है प्रेरणा के स्रोत का दोहन। मस्तिष्क में कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो उस विचार के कंपनों को प्राप्त करता है जिसे आभास कहा जाता है। अब तक विज्ञान यह नहीं खोज पाया है कि छठे इंद्रिय का यह अंग कहाँ पर स्थित है, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविकता यही है कि इंसान शारीरिक इंद्रियों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी सटीक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान आमतौर पर तब प्राप्त होता है जब मस्तिष्क किसी अवधारणा प्रेरणा के प्रभाव में काम करता हो। कोई आपातकालीन स्थिति जो भावनाओं को जागृत करती हो और दिल की धड़कन को सामान्य से अधिक तीव्र कर देती हो, छठे इंद्रियों को हरकत में ला सकती है और आम तौर पर लाती भी है। जो व्यक्ति कार चलाते समय किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया हो, यह बात जानता है कि इन अवसरों पर छठे इंद्रिय अक्सर बचाव करती है और क्षण भर में दुर्घटना को टालने में मदद करती है। यह तथ्य इसलिए बताए गए हैं
ताकि मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता सकूं। अदृश्य परामर्शदाताओं की मेरी बैठक में मैंने पाया कि मेरा मस्तिष्क उन विचारों और ज्ञान को अधिक ग्रहण करने की स्थिति में है जो छठे इंद्रिय के माध्यम से मुझ तक पहुंचते हैं। दर्जनों अवसरों पर मैंने आपातकालीन स्थितियों का सामना किया। उनमें से कुछ इतने गंभीर थे कि मेरा जीवन ही खतरे में था। किसी चमत्कारिक शक्ति ने मुझे इन मुश्किलों के पार निकलने का मार्गदर्शन दिया जो मेरे अदृश्य सलाहकारों के प्रभाव से संभव हुआ। काल्पनिक लोगों के साथ बैठ के आयोजित करने का मेरा मूल लक्ष्य सिर्फ यह था कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा वह निश्चित गुण प्रदान करूं जो मैं हासिल करना चाहता था। पिछले कुछ सालों में मेरा प्रयोग बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं अपने काल्पनिक परामर्शदाताओं के पास हर कठिन समस्या को ले जाता हूं जो मेरे या मेरे क्लाइंट्स के सामने आती है। परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक होते हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से परामर्श के इस स्वरूप पर निर्भर नहीं करता हूं। अगली कड़ी है धीमे विकास वाली एक प्रबल शक्ति। छठे इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ देते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीमे धीमे आती है और इस बात में बताए गए अन्य सिद्धांतों के प्रयोग से आती है। चाहे आप कोई भी हों या इस विचार को पढ़ने सुनने का आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप इस बातों में बताए गए सिद्धांत को समझ ही न पाए हों। यह खास तौर पर तब सच है जब आपका प्रमुख उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना या धन संग्रह करना या अन्य भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना। छठे इंद्रिय वाला अध्याय इससे शामिल किया गया है क्योंकि यह पुस्तक, यह विचार इस तरह डिजाइन की गई है कि इसका लक्ष्य एक पूर्ण फिलॉसफी प्रस्तुत करना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मार्गदर्शन बिना किसी गलती के कर सके और जो वे जीवन में चाहते हैं उसे हासिल कर सके। समस्त उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है। अंतिम बिंदु उस किस्म का ज्ञान है जो समझ की ओर ले जाता है। खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, सुख की समझ। इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तभी आती है जब आप छठे इंद्रिय के सिद्धांत से परिचित होते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। इस विचार को समझने के बाद आपने यह गौर किया होगा कि आप इसे समझते समय मानसिक प्रेरणा के एक ऊंचे स्तर पर उठ गए थे। अद्भुत। आज से 1 महीने बाद इसे एक बार फिर सुने और आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क प्रेरणा के और भी अधिक ऊंचे स्तर पर विचरण कर रहा होगा। इस अनुभव को समय समय पर दोहराते रहें और इस बात से कोई सरोकार न रखें कि आप उस समय कितना अधिक या कितना कम सीख पाए हैं और अंततः आप अपने आप को एक ऐसी शक्ति का स्वामी पाएंगे जो निराशा को दूर फेंकने में, डर को परास्त करने में, टाल मटोल को छोड़ने में और अपनी कल्पनाशीलता का अधिक मुक्त उपयोग करने में आपको समर्थ बनाएगी। तब आपको लगेगा कि आपने उस अनजान किसी चीज़ को छू लिया है जो हर सच्चे महान चिंतक, लीडर, कलाकार, संगीतकार, लेखक और राजनेता के पास होती है। तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में उतनी ही आसानी से रूपांतरित करने की स्थिति में होंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह देखते ही पहले घुटने टेक देते थे और मैदान छोड़ देते थे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।